नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों का चंदा कहाँ से मिलता है? कभी कभी ये ऐसे दान होते हैं जिनका कोई नाम कोई चेहरा नहीं होता। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसकी शुरुआत कैसी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, आप वीडियो में इतना ना खो जाएं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का वचन पत्र है जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान दिया जा सकता है, जो बाद में इन बांडों को एनकैश कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड से ये भी सुविधा मिलती है कि किसने किस पार्टी को और कितना चंदा दिया, ये सब गुप्त होता है। पार्टी को भी पता नहीं चलता कि उसे किसने चंदा दिया है। हाँ, लेकिन एसबीआई को इसकी जानकारी होती है। साथ ही ये बॉन्ड टैक्स के दायरे में नहीं आता, ना ही इस पर किसी तरह का ब्याज दिया जाता है। अब जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड कब और किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। भारत सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले कैसे होती थी फंडिंग? इससे पहले 20,000 रुपये तक का कैश में चंदा देने वालों की जानकारियों को गुप्त रखा जाता था। उससे ज़्यादा का चंदा देने वालों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती थी। बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 20,000 रुपये को घटाकर 2,000 कर दिया था। यानी 2,000 तक का कैश में चंदा देने वालों की जानकारी गुप्त और उससे ऊपर का चंदा देने वालों की जानकारी चुनाव आयोग के पास होती थी। लेकिन अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए उसमें हर किसी की जानकारी गुप्त है और चुनाव आयोग को भी नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लागू होते ही इसके खिलाफ कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कौन कितना चंदा दे रहा है, ये आम लोगों को मालूम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्त रूप से सरकार की पार्टी को चंदा देकर लोग या कंपनी सरकार इनडायरेक्ट फ़ायदा ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनी घाटे में है वो भी चंदा दे सकती है। ऐसा क्यों है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से इस स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उनके 2 मुख्य कारण थे। पहला, सूचना का अधिकार। गुमनामी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटरों को ये जानने का हक है कि उनके प्रतिनिधियों को कौन फंड कर रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग के अधिकारों का उल्लंघन। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावों को नियंत्रित करने की संवैधानिक भूमिका पर जोर दिया। गुमनामी से संदिग्ध फंडिंग की जांच करना मुश्किल हो जाता है, जिससे लोकतंत्र की ईमानदारी प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने और बेचे गए बॉन्ड की सारी जानकारी और सभी दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के नाम 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपने का आदेश दिया है।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।